दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है नीरज शर्मा और हर शनिवार की भांति मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूं लेकर प्रोग्राम स्टार्स विद नीरज शर्मा। आपको मालूम है कि मेरे खजाने में बहुत सारे सितारे हैं और हर शनिवार को मैं अपने पिटारे में हाथ डालता हूं और एक सितारा निकाल के आपके सामने पेश कर देता हूं। और उस सितारे की क्या खुसूसियत हैं, उस सितारे की क्या बातें हैं और वो क्या कहता है, उससे बातचीत करता हूँ। दोस्तों ये इंटरव्यू नहीं है, ये बातचीत है और ये एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन है उस सितारे के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में जो हमारी आज की जनरेशन और आने वाली जनरेशन को जानना और समझना होगा। आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे साथ सुचित्रा गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं। सुचित्रा जी, आपका स्वागत है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू यू सुचित्रा जी। सबसे पहले आप जुड़ी हैं आज, और भी हमारे बहुत से मित्र हैं लेकिन मुझे मैसेज आप ही का आया है। दोस्तों आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। बरसों से ख्यालों में एक छोटी कहानी है, बरसों से ख्यालों में एक छोटी कहानी है। हर बात नई, लेकिन एक बात पुरानी है। अरमानों के मेले में जो दर्द मिला मुझको, अरमानों के मेले में जो दर्द मिला मुझको, तस्कीन समझता हूं उल्फत की निशानी है। आपने वो गीत सुना होगा, सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी। तो छोटे से जीवन की एक लंबी कहानी आपके लिए लेकर आ रही हैं आपके सामने, जो आज बहुत सारी बातें करेंगी और मैं भी उनसे बहुत सारी बातें करूंगा। आप भी उनसे बहुत सारी बातें करिए, आप जो चाहे सो पूछिए पूछिए। आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ, ये प्रीति त्रिपाठी जुड़ रही हैं। सादर नमन प्रीति जी, नमस्कार आपका। अरे वाह प्रीति जी, आप, अरे वाह, आपका मुझे सुबह मैसेज भी आया, आपसे बात हुई थी, आप आई हैं, आपका स्वागत है। बहुत खूब। और वानी जोशी जुड़ती हैं, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग वानी जी। और प्रीति जी लिखती हैं, तृप्ति जी का हार्दिक स्वागत है और गुड इवनिंग, यस गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। दोस्तों मैं आपको मिलवाता हूं हमारी आज की सितारा, द ग्लिटरिंग स्टार ऑफ द डे, एंड शी इज तृप्ति मिश्रा। तृप्ति जी आपका तृप्ति जी स्वागत है। आपका स्वागत है। नमस्कार। कैसी हैं आप पहले कैसी हैं बताइए। आप पहले बताइए। बस मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच मुझे इस बहुत सुंदर से शो में जोड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। मैं कहना चाहता हूं आपकी मुस्कान देखकर सारी थकान दूर हो जाती है। क्या हुआ तृप्ति जी, आपकी फोटो बिल्कुल फ्रीज हो गई। बिल्कुल फ्रीज हो गई। मैंने ऐसी मैंने बात कह दी ऐसी बात कि कह आप दी जम गई। कि आप जम गई। हाँ, मैं आपकी देखिए मुस्कान आपकी देखकर, मुस्कान देखकर आपकी देखकर मुस्कान आपकी मुस्कान अब दूर हो शायद जाती ठीक है हो सारी दूर हो थकान। जाती है सारी थकान। जी जी अब ठीक हो गया है। आप म्यूट हो चुके हैं नीरज जी। सुशीला द्विवेदी जुड़ती सुशीला हैं, तृप्ति द्विवेदी जी का जुड़ती हार्दिक हैं, स्वागत तृप्ति है। जी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मेरी मदर है। तृप्ति जी आपकी आवाज बड़ी तृप्ति जी कम आ रही आपकी है, क्या आवाज बड़ी बात है। कम आ रही है, क्या बात है। आप ठीक आ रही है। हाँ, थोड़ा सा आपको हाँ, जरा जोर थोड़ा से सा बोलना आपको जरा पड़ेगा। जोर से बोलना पड़ेगा। जी जी जरूर जरूर। तो छोटी तो सी गुड़िया की छोटी सी लंबी गुड़िया की कहानी, लंबी कहानी, बड़े से जीवन की, बड़े से छोटे जीवन से की, जीवन की छोटे से जीवन की लंबी कहानी। लंबी कहानी। आज दोस्तों हम आज दोस्तों हम सुनेंगे तृप्ति जी से उनकी ये कहानी। और निशान जी कह रही हैं आवाज आवाज कम है। और प्रीति त्रिपाठी लिखती हैं, सचमुच आपकी मुस्कान मनमोहक है। प्रीति जी, आपने भी अपना बड़ा सुंदर चित्र लगाया हुआ है। मैंने सुबह भी कई बार देखा और अब भी देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मे गॉड ब्लेस यू। और ये वेनेम्स जुड़ी है हमारी एम्स्टर्डम से। वेनेम्स, आपका स्वागत है। और ये लिख रही है, दोनों की आवाज में गड़बड़ है, दोनों की आवाज में गड़बड़ है। दोस्तों क्या मेरी आवाज भी गड़बड़ आ रही है, बताएं आप जल्दी से। और आवाज में इको हो रहा है, नहीं आवाज में इको नहीं हो रहा, मैंने काट दिया इको, मैंने काट दिया इको। तो तृप्ति जी, हाँ, निशान जी कह रही हैं अब ठीक है, तो आवाज ठीक हो गई है। एक्चुअली क्या है, दोनों माइक्रोफोन खुले होते हैं ना, तो वो एको हो जाता है उसके अंदर, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैंने अपना माइक्रोफोन खोल के रखा है, तृप्ति जी का बंद कर दिया है। और मैं अब अपना माइक्रोफोन बंद करूंगा, तृप्ति जी का माइक्रोफोन खोल दूंगा।
अच्छा ये बताइए तृप्ति जी, सबसे पहले तो जानना चाहते हैं, निशान जी कह रही हैं अब ठीक है, कि आपका जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, थोड़ा इस बारे में जरूर बताइए, क्योंकि ये मुझे आज तक नहीं पता। जरूर जरूर जरूर। मेरा मैं born and brought up in इंदौर and got married in महू। मतलब इंदौर से बाहर मैं गई नहीं हूँ। इन लॉज मेरे इंदौर के ही पास जो कैंटोनमेंट है महू के, वहीं के हैं। और मेरी जो शिक्षा दीक्षा इंदौर में ही हुई है। मैंने बीएससी किया है, साइंस ग्रेजुएट हूँ। देन आई हैव डन माय मैनेजमेंट डिग्री फ्रॉम सिम्बायोसिस पुणे। ये एग्जीक्यूटिव एमबीए मैंने किया आफ्टर माय मैरिज। एंड उसके अलावा मेरा हमेशा से आर्ट में इंटरेस्ट था, तो मैंने कोई ऐसे ऑफिशियल डिग्री नहीं ली। बट हाँ, मैं सीखती रही, एक इंटरेस्ट था तो मैं सीखती रही। उसके अलावा एक कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है। तो ये प्रोफेशनल अगर कहें तो ये ही मेरा इतना ही किया हुआ है। तो इंदौर की हूँ बेसिकली। तो बस यही है। इतना ही किया हुआ है, और इंदौर की हूं बस बेसिकली। इतनी बड़ी बात कह दी इन्होंने कि इंदौर की हूं मैं, क्या बात है साहब। अच्छा, ये आप जो हैं, मैंने आपका आपका आपको मैंने फोक गीत गाते सुना है, मैंने आपको कविता कहते हुए सुना है, मैंने आपकी लिखी हुई कविताएं पढ़ी हैं, मैंने आपको क्रिटिक एज ए क्रिटिक आपका पढ़ा है, आपका मैंने बहुत सारा काम देखा है, आप क्या क्या काम करवाती हैं महिलाओं को, बच्चों को, हर तरह से। उसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे करेंगे, आप बताएंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कि इतनी सारी एनर्जी आप में कहाँ से आ जाती है? एनर्जी का तो सच में मुझे भी नहीं पता एनर्जी कहाँ से आती है। और मुझे लगता है कि जब आप कुछ करते हैं ऐसा कुछ पॉजिटिव सा, तो एनर्जी अपने आप आती है। जैसे हम फॉर एग्जांपल, हम जब नवरात्रि की व्रत रखते हैं तो बिना कुछ खाए हमें एनर्जी आती है। तो बस उसी तरह से जब आप किसी अच्छी चीज से जुड़ जाते हैं तो अपने आप काम करने के लिए एनर्जी आती है, आइडियाज आते हैं। ऐसा मेरा मानना है। अब यहाँ से एक प्रश्न उठता है कि आप कोई एनर्जी फूड भी लेती हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, क्योंकि ये सवाल मुझसे बहुत सारे लोग पूछते भी हैं। बिकॉज मैं हम लोग क्लासेस जब गांव में लेते थे तो हम लोग मतलब ब्यूटी पार्लर की क्लासेस भी हम लोग लेते थे। तो उसमें लोग मुझसे पूछते थे कि मैडम आप क्या खाती हैं। तो मैं सच में कुछ भी स्पेशल नहीं करती हूँ। हाँ, बट आई एम टुवर्ड्स नेचुरल थिंग्स। मैंने अपने मतलब जीवन में कुछ भी केमिकल मैं आई डोंट यूज। और मैं चेहरे पे भी बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करने में विश्वास नहीं करती हूँ। कुछ भी नहीं लगाती हूँ। भगवान ने मुझे दिया, मैं सबको ये कहती थी कि सुंदर शक्लें सबको भगवान देता है, उसे ना बिगाड़े, उस पे कुछ कुछ लगा लगा कर। और मतलब यही बोलूंगी कि कुछ स्पेशल नहीं करती हूँ, बस नॉर्मल रूटीन है, नॉर्मल चीजें हैं और नॉर्मली रहती हूँ। बहुत ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं है मेरी लाइफ में इस तरह से। हाँ, खाने पीने का मैं कहूंगी कि आई एम मोर टुवर्ड्स जिसको कहते हैं जंक फूड। जैसे हिंदुस्तानी औरतें होती हैं, हमें गोलगप्पे पसंद है, हमें चटाकेदार चीजें पसंद होती हैं। तो हाँ, हम लोग हमें ऑयली चीजें पसंद होती हैं। तो हाँ, हम खाते हैं वो सब। कुछ स्पेशल ये नहीं है कि कोई बॉइल्ड फूड और इस तरह का तो नहीं। हाँ, मिर्च मसाले कम खाती हूँ, लेकिन ये है कि मैं खाती सब कुछ हूँ। ये नहीं है कि आई एम किसी चीज के लिए मैंने रेस्ट्रिक्ट किया हो जिंदगी में कभी अपने आप को। बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, हमारे साथ बहुत लोग जुड़ गए हैं। प्रवीण सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित कुमार जी जुड़ गए हैं, और प्रीति त्रिपाठी लिख रही है बहुत सुंदर भाव। सुचित्रा जी कहती हैं कि मैं आपके इंदौर में ही पढ़ी, बाल विनय मंदिर के अंदर मैंने किया, पहला प्ले काबली वाला किया जब मैं सिर्फ 8 साल की थी। और हमारे साथ अर्चना प्रभाकर जुड़ गई हैं। नमस्कार नीरज जी और तृप्ति जी। अर्चना, आपको भी नमस्कार। और हमारे साथ ये हैं तृप्ति जी, मेरे ननिहाल के शहर इंदौर से हैं और बहुत प्रतिभावान हैं। यस, तभी तो आप सबके सामने आज मौजूद हैं। प्रीति जी, दोस्तों, मैं आज बताता हूं आज मेरी क्या बात हुई। मैंने तृप्ति जी से बात की, बात करने के बाद बात खत्म हो गई, टेलीफोन रख दिया, तो उनका फोन आया मेरे पास।
बोली नीरज जी आज मैं क्या पहनूं, कुछ वेस्टर्न परिधान पहनूं या क्या करूं? मैंने कहा ना 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 ना, ऐसा ना करिएगा आप तो हमेशा भारतीय महिला का प्रतिरूप हैं, आप साड़ी पहनिए। तो इन्होंने कहा हाँ मैं भी यही चाह रही थी, लेकिन आपके प्रोग्राम में, मैंने कहा म्यूजिक के प्रोग्राम में छोड़िए, यहाँ जो आप आ रही हैं आप तो स्टार हैं हमारी, तो आप साड़ी पहन कर आइएगा। और देखिए कितनी खूबसूरत साड़ी पहन कर ये आई हैं। ये देखिए इस साड़ी का बॉर्डर भी और साड़ी भी बेहद खूबसूरत है। वाह तृप्ति जी, कमाल कर दिया आपने। और हमारे साथ जुड़ गए हैं संदीप दमनिया। नमस्कार राजीव जी। राजीव, मेरा नाम तो नीरज है। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा तृप्ति जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैंने देखा है आपको, मैंने अक्सर फेसबुक पोस्ट पर भी सोनाली बेस्ट। गुड इवनिंग सर एंड मैम। वाह सोनाली जी, ये टीचर हैं और बहुत अच्छा आपकी पोस्ट है, मैं पढ़ता रहता हूँ। और लिखते हैं कि आपकी आवाज़ बेहद बेहद शानदार है सर। ये मेरे लिखा आपने तृप्ति जी? आई एम ऑनर्ड, थैंक यू वेरी मच। तो तृप्ति जी ये बताइए, मैंने आपको देखा है बहुत सारे ऐसे काम करते हुए फेसबुक पर। मैं देखा आप छोटे छोटे मिट्टी के काम से आप बच्चों को, महिलाओं को सिखाती हैं। ये क्या है, जरा बताएं मुझे, आप क्या करती हैं आप ये? क्या करती हैं आप ये? मैं मिट्टी के गणेश जी बनवाती हूँ और निशुल्क, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और शुरू से मैं गांव में काम करती रही, तो एक पर्यावरण बचाने के उद्देश्य से मैंने इस काम को शुरू किया था और ये मेरा 17वां साल है। 17 साल हो गए मुझे सिखाते सिखाते इस तरह की चीजें। तो इसमें ये हुआ कि मिट्टी के गणेश का एक काम ऐसा था कि मुझे आते थे तो मैं घर में अपने बनाया करती थी मिट्टी से। तो मेरी जो लेडीज थी, एक बार फर्स्ट जो ट्रेनिंग, मतलब जैसे कुछ पहली बार मुझसे किसी ने जाना, तो वो घर आ गई कि मुझे भी सिखा दो, मैं भी मिट्टी से बनाऊंगी। तो पहले 2-4 साल तो वो घर में लेडीज का चला। फिर किसी ने कहा कि कॉलोनी में हमारी ज्यादा लेडीज है मैम, आप वहीं आ जाएंगी क्या? तो फिर मैं वहां जाने लगी। फिर वो लोगों को पता चला कि अरे ये तो निशुल्क सिखाती हैं, तो कोई हिडन फीस होगी कुछ नहीं, पर मैंने उसको चैरिटी, और मैंने कभी उसको लोगों को भी मैंने कहा आपको निशुल्क ट्रेनर मिल रहा है, आप सिर्फ मिट्टी ले आइए और उसको चैरिटी ही रखिए। तो ये इस तरह से काम शुरू हुआ। उसके बाद फिर कहते हैं ना, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो फिर हमारी बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स होने लगी स्कूल्स में, क्लब्स में, महिला मंडलों में, समाजों में, सभी दूर होने लगी। इंदौर के आसपास सब दूर वर्कशॉप होती हैं, हर साल होती है और बहुत सारे गणेश जी हम बनाते हैं, सिखाते हैं। तो और सबको मैसेज देते हैं कि भाई इसको जो है पानी में विसर्जित करने के लिए भी, कि घर में ही विसर्जित करने वाला, बिकॉज अभी काफी मैंने पंडितों से भी बात की, कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि आप उसको नदी में विसर्जित करें, आप उसको घर में भी विसर्जित कर सकते हैं। तो इस तरह से ये काम शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे फ्रेंड सर्कल भी जुड़ा मेरा। जैसे कई बार बहुत बड़ी वर्कशॉप होती थी, तो जिन लेडीज ने मुझसे सीखी थी वो भी मेरे साथ जुड़ती गई, और अब हम लोग जब कहीं बड़ी वर्कशॉप होती तो मैं किसी को भी अपने हिसाब से कि भाई चलना है, तो वो एक मिल जाता है उनका सपोर्ट, और हम लोग करते रहते हैं वो काम। तो ये ऐसे शुरू हुआ मेरा गणेश जी। और लकीली यस्टरडे वी स्टार्टेड आवर फर्स्ट वर्कशॉप ऑफ दिस ईयर। लास्ट ईयर तो कोविड था, लेकिन मुझे कोरोना में ज्यादा जिसको कहते हैं, मुझे भी ज्यादा मजा आया, क्योंकि मेरी टेंशन खत्म हो गई। मुझे ऑनलाइन डेमो देना था, लेडीज ध्यान से देखती हैं, फिर वो बना के मुझे फोटो बहुत सारे लोगों ने भेजे। और दूसरा, ऑनलाइन वर्कशॉप से लेडीज भी बहुत जुड़ी। पूरे आप वर्ल्ड में काम कर सकते हो। तो जो हमारी समाजों की होती हैं, जनरली माहेश्वरी समाजों की होती है, इन लोगों के पास बड़े नेटवर्किंग है, तो इनकी बड़ी बड़ी वर्कशॉप हुई। कुछ एनजीओज ने अपना कराया। तो इस साल भी काफी वर्कशॉप होनी है मेरी इस तरह से ऑनलाइन, और बाकी फिजिकल जो होंगी इस बार कुछ, तो वो भी होंगी। आप तो बहुत बढ़िया काम आप कर तो रही बहुत हैं। बढ़िया काम कर रही हैं। इसे दोस्तों सुनते हैं हम लोग, सोचते हैं हम लोग, और सांस लेते हैं हम लोग। तो सांस लेने के लिए पर्यावरण मिट्टी के गणपति बनाती हैं, और जो हम सोचते हैं उस सोच के अंदर ये लोक लोक परंपराओं से, लोक शैलियों से जुड़ी हुई हैं। और जो हम सुनते हैं ये उसमें भी शामिल है। और हमारी सोच में जो कविता होती है, जो लेखन कार्य होता है, इससे भी तृप्ति जुड़ी है। बहुआयामी प्रतिभा की धनी है ये। प्रीति त्रिपाठी लिखती हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं आप। यस, इसमें कोई शक नहीं है।
अच्छा, मैंने तृप्ति जी, मैंने देखा था, आपने बहुत बढ़िया बात कही। मैंने पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि चॉकलेट के गणपति भी बनाते हैं लोग, और उसको दूध में विसर्जित करके उसको चरणामृत की तरह सबको दिया जाता है। आप तो मिट्टी के बनाती हैं, तो चॉकलेट में फिर भी पैसा खर्च होता है और कैलोरीज भी ज्यादा होती हैं। तो आप तो मिट्टी के बनाती हैं, तो मिट्टी तो धरा है, हमारी धरती है, माँ धरती है। तो बहुत बड़ा कार्य आप कर रही हैं। इसके साथ ही आप जो बहुत बड़े बड़े सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं, मतलब हम सरकारी प्रोग्राम जब करते हैं, संवरती जाएं जीवन की राहें, उसके अंदर बहुत सी सरकारी योजनाओं के बारे में हम बात करते हैं, हम बोलते हैं कि ये योजना ये है, और वो जैसे सेल्फ सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह, या ऐसे बहुत सारी चीजें। लेकिन आपसे बात करने के बाद हमें लगा कि वो वास्तव में सच है। हम जानते हैं ये सच है, लेकिन आपसे बात करके लगा कि आप वो प्रत्यक्ष हमारे सामने मौजूद हैं जो ये काम करती हैं। तो महिलाओं के उत्थान के लिए जो आप काम कर रही हैं, उसके विषय में बताइए। और एक बहुत ही अच्छा शब्द मैंने आपसे सुना था, वो मत बताइएगा, मैं पूछूंगा आपसे। बताइए उसके विषय में, क्या महिलाओं का क्या क्या काम कर रही हैं। जी, कर रही है को हम कर रही थी कर दें, क्योंकि 2018 को मेरी बैक सर्जरी हुई है, जिस पे हम बाद में बात करेंगे। उससे मेरे ये सारे कैंप्स पर असर पड़ा और गांव में जाके काम कर। लेकिन हाँ, मैंने 15 साल खादी बोर्ड, हस्तशिल्प निगम और भी जो कलेक्टर ऑफिस की और विभिन्न विभाग होते हैं, सबके साथ, विभागों के साथ मैंने डायरेक्ट काम किया। और गांव में जाके शहर के जो स्लम्स हैं, उसमें जाके महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित, उनको रोजगार देने से संबंधित जो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम होते हैं, उन पर हमने काम किया। और उनको जो ट्रेनिंग्स अलग अलग तरह की, और आप सोच भी नहीं सकते ऐसी ऐसी ट्रेनिंग्स आती हैं अलग अलग विधाओं की, कि उनको कैसे रोजगार मिलेगा। सिलाई कढ़ाई ब्यूटी पार्लर तो हम सोच सकते हैं, लेकिन माटी कला डिपार्टमेंट की, कुम्हारों से संबंधित ट्रेनिंग्स आती हैं। फिर जूट वर्क की ट्रेनिंग्स आती हैं, झाड़ू बनाने की ट्रेनिंग्स आती हैं, कंडे बनाने की ट्रेनिंग्स आती हैं, बहुत विविध तरह की ट्रेनिंग, साबुन बनाने की, अगरबत्ती बनाने की, हर तरह की ट्रेनिंग्स आती हैं। और हम लोगों ने ये काम किए हैं। और मैं जैसे कहते हैं ना, धीरे धीरे सीखती गई सारी। कभी किसी के साथ को ट्रेनर रही, फिर जब कुछ सालों का अनुभव हो गया तो मैं मास्टर ट्रेनर हो गई। फिर मेरे अंडर में ट्रेनिंग, कोई बड़ी एनजीओ की कोई प्रोग्राम हमारे एरिया में आते थे तो कहते थे भाई तृप्ति को बुला लो, वो सारा मैनेज कर लेगी, क्योंकि मेरी सीखी हुई स्टूडेंट्स थी, हमारी पूरी टीम जैसी थी, हम काम कर लेते थे। एक शब्द आपने यूज किया, स्वयं सहायता समूह। उसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि ये जनरल लोगों को पता नहीं होता है, सिर्फ सुनते सुनते हैं ये होता क्या है। महिलाओं के या पुरुषों के समूह बनाए जाते हैं। समूह मतलब ग्रुप, स्वयं सहायता मतलब जो अपनी सहायता स्वयं करे। और हर आर्टिजन, आर्टिस्ट से लेके हर काम करने वाले, जो जिसको कहते हैं कि जो कारपेंटर हो गए या इस तरह के जितने भी लोग हैं, हर तरह की इस समूह को, और ये एक तरह की सरकारी योजना है जिसमें लोन दिया जाता है उस समूह को, ताकि वो मिलजुल कर अपने उस काम को कर सके। लेकिन काम को कैसे कर सके, भाई काम सीखना भी तो पड़ेगा, तो उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद उसी दौरान उनके समूह बनाए जाते हैं। आपको मैं एग्जांपल दूंगी, लिज्जत पापड़ जो है, वो एक सक्सेसफुल स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक बड़ा एग्जाम्पल है। उसके अलावा जो अमूल मिल्क है, डेयरी है, जो डेयरी फार्म्स हैं, ये गांव में एसएचजी बनाकर अपना काम कर रहे हैं। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आते रहते हैं जो एसएचजीज को लोनिंग करते हैं। कोई एनजीओज भी होते हैं और सरकारी बैंकों से भी इनको लोनिंग की जाती है, ताकि ये अपना काम आगे कर सके। और मिलजुल के पहले ये पैसा इकट्ठा खुद करते हैं, 5-6 महीने लोग, 50 रुपए, 40 रुपए, 10 रुपए, जो भी इकट्ठा करना, उनको एक अकाउंट खोला जाता है। वो सारी जानकारियां। और उसके अलावा अगर हम हस्तशिल्प की बात करें, तो ये जो मेले लगते हैं आपके, वो मेले जो लगते हैं सारे, वो मेले भी ये एसएचजीज को, इनको फ्री में स्टॉल दिए जाते हैं, ताकि ये अपना जो सामान बनाते हैं वो वहां बेच सकें। तो ये एक स्कीम है सरकारी, और इसके अंतर्गत ये सारे जो है काम किए जाते हैं। और ये सारे ग्राउंड लेवल पर जब हम करते हैं, तो हमारा काम यही होता था कि हम ट्रेनिंग्स कराएं, जानकारियां दें। मैं जो व्याख्यान के लिए भी, मतलब मुझे बुलाया जाता था विभागों से, और अभी भी बुलाया जाता है, अभी भी अलग अलग हमेशा कमिटीज में मैं रही हूँ।
तो आर्टिजन के लिए रही हूँ, कभी मैं परिवार सुलह समिति की मेंबर रही हूँ, अभी मैं बाल संरक्षण समिति की मेंबर हूँ। और पॉक्सो एक्ट की जानकारी के लिए हम गांव-गांव में आंगनवाड़ियों के साथ मिलकर कैंप्स, अभी तो कम हो रहे हैं बट अब जल्दी ही शुरू हो जाएंगे, तो अपनी सुविधा अनुसार ये सारी चीजें निशुल्क है। मतलब उसके लिए हमें गवर्नमेंट कुछ देगा नहीं, बट एक कहते हैं ना मन में कुछ कि हमने कुछ दिया, एक वो चीज है कि हाँ हम महीने में एक दिन तो निकाल सकते हैं। तो उस तर्ज पे मैंने ये काम किया। गणेश भी इसी उससे कि ठीक है, इतने सारी ट्रेनिंग्स में कुछ ना कुछ तो मिलता है, पॉकेट मनी तो मिल ही जाती है। पर गणेश का काम मैंने उससे ही रखा कि चलिए हम अपने धर्म के लिए कुछ कर लें, संस्कृति के लिए कर लें, तो उसको हमेशा मैंने चैरिटी रखा है। बहुत बढ़िया दोस्तों, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। अंजू रक्ता जुड़ गई हैं। अंजू जी, आपका स्वागत है। और प्रांतुष रॉय जुड़ गए हैं। सपना एहसास जुड़ गई हैं। प्रीति त्रिपाठी तो जुड़ी हुई हैं। और संजय पॉल जुड़े हैं हमारे साथ, लंदन से संजय पॉल। ये आप तो जानती हैं इनको, कितने बेहतरीन गायक हैं ये गजल के संजय पॉल। संजय भाई, आपका स्वागत है। और रजनी झा कहती हैं अभिनंदन। और हमारी रजनी झा लिखती है बहुत ही सुंदर। और प्रीति त्रिपाठी लिख रही है समाज के लिए करने का जज्बा। यस तृप्ति जी, क्या एक बात पूछूं आपसे? पूछ लो। ये सब बातें सुन के मेरा दिल भी करता है कि मैं भी ट्रेनिंग लूं। मैं भी कुछ कर सकता हूं क्या? बताएं आप। आप ट्रेनिंग ले नहीं, आप तो दे लोगों को ट्रेनिंग कि कैसे किया जाता है, बिकॉज यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ आकाशवाणी। उस समय मैंने कुछ कुछ, अब जब आपकी आवाज, मैंने अभी किसी ने आपके लिए कॉम्प्लीमेंट दिया था, तो कुछ पुराने नाटक जो अभी भी कभी कभी आ जाते हैं जिसमें आपकी आवाज रिकॉग्नाइज हो जाती है मुझे अब, तो आपकी आवाज बहुत मिलती है अमीन सयानी जी से जब रेडियो पे सुनी जाती है। तो मैं आपको तो जूनियर अमीन सयानी ही कहती हूँ, क्योंकि आपकी आवाज बहुत मिलती है जब हम सुनते हैं रेडियो पे पुराना कोई नाटक, कभी कभी ब्रॉडकास्ट हो जाता है, और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं वो 8 से 8:30 वाला सुनूं, मैं वो नाटक, तो उसमें कई बार आ जाते हैं, तो उसमें आपकी आवाज में रिकॉग्नाइज कर लेती हूँ कि हाँ ये नीरज जी होंगे। बहुत बढ़िया बहुत आपने बात बढ़िया कही आपने दोस्तों। बात कही अभी भी दोस्तों। अभी भी 10:30 बजे रात को प्लेज आते हैं और पुराने प्लेस को डिजिटाइज कर रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो। और संजय पॉल लिख रहे हैं, संजय भाई लिखते हैं, लवली टू सी नीरज जी एंड तृप्ति मिश्रा जी ऑन कन्वर्सेशन। थैंक यू वेरी मच संजय भाई। और हमारी सपना एहसास लिखते हैं, बिल्कुल जूनियर अमीन सयानी। अरे अमीन साहब हमारे अग्रज हैं, उनसे हमने सीखा है। अमीन साहब तो साहब आकाश हैं। सर आप आकाशवाणी से जुड़े हैं? यस, मैं लगभग 48 साल से आकाशवाणी से जुड़ा हूं। आकाशवाणी के प्लेस भी करता हूं मैं। और बहुत कुछ कार्यक्रम करता ही हूं, आप लोग देखें। और प्रीति जी, मैं आपसे और भी पूछना चाहता हूं और भी कुछ पूछना बात। चाहता हूँ कुछ बात। एक मिनट के एक माइक्रोफोन मिनट के माइक्रोफोन म्यूट कर दूं मैं, वरना ये बड़ा हो जाता है। अच्छा, एक मिनट, ये क्या हो गया? हाँ, आवाज गूंजने लगती है। बात यह है, वो आकाश है और आप आकाशवाणी। सपना एहसास लिख रही है, वो आकाश है और आप आकाशवाणी। आप सही कह रही हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट दिया है मैंने। दिस द फर्स्ट फर्स्ट एवर कॉम्प्लीमेंट आई गॉट लाइक दिस। निस्वार्थ कार्य गोल्डी द्विवेदी लिखते हैं। और सोनाली बिश लिखती हैं, मैम क्या मैं आपके साथ जुड़ सकती हूँ? मुझे भी कुछ सीखना है। यस, बिल्कुल जुड़ सकती हैं साहब, कह रही हैं वो। और यशपाल सिंह, ओ यशपाल सिंह, यश आपका स्वागत है। ठीक कहा आपने, अमीन सयानी की आवाज है नीरज जी के पास। अरे बाप रे! इतने बड़े कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये कहती हैं, दिल्ली के आकाशवाणी के कार्यक्रम युववाणी में लंबे समय तक सक्रिय रही हूं। अच्छा प्रीति जी, बहुत बड़ी बात है। आकाशवाणी तो फैक्ट्री है और सर्विस सेंटर है मेरा। बिल्कुल सही है, मेरा मन भी कर रहा है जुड़ने को। ये सब आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी ये लोक संगीत पे आएंगे तो ये आपको लोक संगीत भी सुनाएंगे, आपको जरूर सुनाएंगी। अ, ये लोक गीत क्या होता है तृप्ति जी, इसके बारे में बताएं हमको। इसके बारे में बताया हमको। लोक गीत क्या होता है? लोक गीत वो जो लोक संस्कृति से संबंधित हो। और लोक गीत असल में कहाँ से आया होगा? मतलब जब ये उस समय की बात है जब महिलाएं घर में रहा करती थी, बहुत ज्यादा आजादी नहीं थी, और शायद एकमात्र मनोरंजन का साधन होगा कि घर में आप कुछ प्रभु भजन कर लें, कुछ गीत गा लें।
तो वहां से ये लोकगीत का चलन शुरू हुआ होगा और फिर धीरे धीरे ये ढोलक मंजीरे आ गए। तो लोकगीत से जो मुझे याद आता है, कुछ महिलाएं, कुछ मंजीरे, कुछ ढोलक, एक आध कुछ ढपली घुंघरू जो बजाते हैं हाथ से, बस ये सारा सामान लोकगीत से संबंधित लगता है। बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट मुझे, या हारमोनियम हो गया ज्यादा से ज्यादा, उसके अलावा मुझे कुछ भी चीज लोक संस्कृति लोकगीत से संबंधित मतलब नहीं। कि लोकगीत अगर आप याद करें तो आपको जो और जो भाषा है वो लोकगीतों की भाषा लोक भाषा होगी, जो जिसमें जिसको कहते हैं ना कि शब्द जो है वो बहुत ज्यादा प्योर नहीं होंगे। लोक भाषा हमेशा जो होती है थोड़ी बहुत उसमें वहां की बोली की, वहां की मिट्टी की महक होती है। और अशुद्ध जिसको कहते हैं, क्रिटिक कहेंगे कि भाषा अशुद्ध है, तो उस तरह की जो है वो रहती है, भाषा रहती है। तो वो लोक भाषा के जो गीत होते हैं वो लोक गीत होते हैं, और जिन्हें घरों में गाया जाता है, कभी गाया जाता था। अब वो तो खैर लोक गायन एक अपने आप में प्रोफेशन हो गया है, क्योंकि लुप्त होते जा रहे हैं। एक जमाने में तो हर घर में गाए ही जाते थे ये लोकगीत। अच्छा, ये जो आपने बताया ये लोकगीत का, आपने बता दिया कि वो देसी इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं और उसकी धुनें इस प्रकार की होती हैं। कंटेंट क्या होता है जिसको हम लोकगीत कहते हैं? लोकगीतों का जो कंटेंट है, कंटेंट में हम देखेंगे कि एक तो जहाँ का वो लोकगीत है उसके आसपास का जो माहौल है, जो पर्यावरण है, या जो जो वहाँ की रीति रिवाज है, उनसे संबंधित ये गीत होते हैं। देवी देवता जिस धर्म के वो लोग हैं जो मानते हैं, उन उन देवी देवताओं के गीत लोकगीत होते हैं। उनकी विवाह की रस्में, हर जो क्षेत्र है उनकी विवाह की रस्में अलग अलग होती हैं, तो उस विवाह से संबंधित ये लोकगीत होते हैं। जो कॉमनली हम बात करें तो लोकगीत, अगर हम भगवान के लोकगीतों की बात करें तो उसमें गणेश, उसके बाद देवी, और गाने का भी एक सीक्वेंस होता है लोकगीतों के भी। जब आप घर में भजन गाते हैं तो सबसे पहले आप गणेश गाते हैं, उसके बाद फिर आप देवी गाते हैं, उसके बाद फिर आप हनुमान गाते हैं, और जब देवी के गीत खत्म करते हैं तो कुछ लाचारी करके एक शब्द आता है, उसके गीत लाचारी मतलब इसमें देवी की अनुकंपा मांगी जाती है, तो वो गीत गाते हैं। फिर आप हनुमान गाते हैं, उसके बाद राम कृष्ण और भैरव, मतलब इस तरह के गीत लिए जाते हैं। तो ये एक सीक्वेंस है। शादी में भी आप पहले 5 भगवान वाले गीत गाएंगे, उसके बाद ही आप बन्ना बन्नी दादरे जो है, ये वाले जो है गीत बाद में गाए जाते हैं। पहले आप भगवान को याद करेंगे और सबसे पहले गणेश का गीत होता है। तो ये एक लोकगीतों की एक परंपरा है, एक लोक परंपरा है हमारे भारतवर्ष की, कि इस तरह से लोकगीत गाए जाते हैं। ने बहुत बढ़िया बात कही। और मैं अभी आता हूँ, उससे पहले मेरे लिए एक बड़े ताज्जुब का विषय है कि ये संजय पॉल लंदन में रहते हैं और इन्होंने क्या लिखा है? लोकगीत गांव में ज्यादा गाया जाता है। बहुत सालों से चले आ रहे परंपरा के आधार पर बहुत तरह के गीत गाए जाते हैं, जैसे शादी के गीत, चैती, कजरी, आल्हा, बिरहा, लोरी, बाउल, मैया, भटियाली, माझी इत्यादि लोकगीत हैं। इस गीत का स्वभाव सरल होता है, इसको कुछ स्वरों के अंदर ही बांध कर गाया जाता है। ये लय प्रधान गीत होते हैं, लोग इसको सुनते ही ताली बजाने लगते हैं। पहले तो मैं आपके ये जो लिखा है उस पर ताली बजाता हूँ। बहुत अच्छे, क्या बात है संजय भाई। आई आई जस्ट कैनॉट बिलीव कि गजल गायक और इतना बढ़िया सिंगर जो है, मैंने आपको लोकगीत गाते नहीं सुना, और आप लंदन में रहते हैं और आप लोकगीत की इतनी अच्छी बात लिखते हैं, बहुत ही बढ़िया। और ये रजनी झा लिख रही है बहुत सुंदर वर्णन। और हमारे एक और स्टार सिंगर हैं उदय सिंह राम, एम्स्टर्डम से, लिखते हैं लोकगीत की बात ही अलग है, इस विषय पर चर्चा करना आवश्यक है। यस, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। सो करेक्ट लिखती हैं रश्मि मुदगल जिंगरान। शाम रमजान भी जुड़ गए हैं, वाह भाई। ये भी एम्स्टर्डम से हैं, बेहतरीन गायक हैं, वाह वाह शान भाई, वाह। यस, ही इज ऑल्सो सेइंग द सेम। सपना एहसास, क्या कहने संजय जी, क्लैपिंग। ये संजय भाई क्लैपिंग हो गई। प्रणाम आप सभी को। धीरज आहूजा मेरठ से जुड़े हैं। संजय पॉल जी सबको धन्यवाद कर रहे हैं, ही इज वेरी हैप्पी। एंड गुड इवनिंग धीरज। यस, तो इसी बात पे इसी बात पे इसी बात पे कुछ हो जाए। अगर आपको 2 मिनट लगे तो मैं दर्शकों से बात करता रहूं, बताएं आप, या तैयार हैं आप? 1 मिनट। हो जाए, हो आप जाए। तैयार हैं ना? हो जाए? जी। हो जाए।
हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए। हो आइए। जाए। आइए। तो लोकगीतों की बात हुई है तो कुछ विशेष, जैसे इन्होंने कहा चैती कजरी, मौसम के हिसाब से भी लोकगीत होते हैं। चैत में चैती गाई जाती है, बारिश में सावन झूले, ये सब गाए जाते हैं। तो आइए लोकगीतों में आज कुछ विशिष्ट लोकगीत मैं आपके लिए मुखड़े मुखड़े लेके आई हूँ, जो आप लोगों में से शायद ही किसी ने सुना होगा। और मैं देख पा रही हूँ आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को सादर एक चरण मिनट में स्पर्श लूंगा, करती एक हूँ। मिनट लूंगा दोस्तों। हमारे साथ एक बहुत हमारे ही साथ एक बहुत ही महान हस्ती जुड़ी हुई है, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। ये बताएंगी तृप्ति जी। ये इनके गुरु हैं, इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। आकाशवाणी के हमारे दिल्ली स्टेशन के डायरेक्टर थे, डिप्टी डायरेक्टर जनरल थे, और ये बहुत बड़े कवि हैं। और मैं इनको इस मंच पे लाना चाहता हूं। आदरणीय वाजपेयी जी, आपसे करबद्ध निवेदन है कि मैं आपको टेलीफोन करूंगा और आप इस मंच पर आएं, इस मंच की शोभा बढ़ाएं। ये मेरा सौभाग्य होगा और हमारे सभी दर्शकों का सौभाग्य होगा। अब तृप्ति जी बताएंगे आपके बारे में। मुझे तो बता चुकी हैं, दिन में मैं सुन चुका हूं। तृप्ति जी बताइए। और ये मेरा सौभाग्य है कि वाजपेयी सर इस शो से जुड़े हैं, क्योंकि ये जो आप कविता के बारे में मुझसे सवाल करने वाले हैं, तो कविता क्या होती है ये इन्हीं की देन है। इन्हीं से मैंने जाना। उससे पहले तो मैं तुकबंदी ही किया करती थी, लेकिन अभी लॉकडाउन में कविता की जो पाठशाला वाजपेयी सर ने चलाई, मुझ जैसे अनेक साहित्यकार होंगे, मतलब साहित्यकार जिन्हें बना दिया, जिन्हें लोग साहित्यकार जिनके नाम के आगे लगाने लगे, तो उसका पूरा श्रेय, पूरा पूरा श्रेय मैं वाजपेयी सर की कविता की पाठशाला को देती हूँ कि कम से कम हमारे जैसे कई लोगों ने जो कविताओं की विधाएं हैं, जो भारतीय कविताओं की विधाएं हैं, वो हमने वाजपेयी सर से सीखी। और इसके लिए हम कृतज्ञ रहेंगे जीवन भर, जितने भी साहित्यकार उस चीज से, उस शो से हम जुड़े हैं। और अभी भी हम लोग बिल्कुल फॉलो करते हैं, जहां जहां सेशन होते हैं वी ऑलवेज गो। और हम लोग छोड़ते नहीं है बिल्कुल क्योंकि हमेशा हर शो सार्थक होता है इनका, और इंटरेस्टिंग होता है, कुछ नई जानकारी से भरपूर होता है। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि ऐसे लोगों के बीच, या आप जैसे, अब मैं नीरज शर्मा जी के बारे में भी कुछ बता दूं। जितना मैंने इनको जाना है, लॉकडाउन में इन्होंने इतना काम किया है स्टोरी वाले शो के उससे। उसके अलावा जो है आपके जो संगीत वाला आपका शो था, आप इतने लोगों को आगे लेकर आए, दुनिया के बेहतरीन सिंगर्स को आपने मंच दिया और लोगों से परिचय कराया। वरना शायद इतना बड़ा जिसको कहते हैं ना, कोई पहचान अपने आप में, हम जैसे लोग तो पता नहीं कहाँ अपने में ही गा रहे थे, लेकिन आपने उनको एक बहुत बहुत बड़ा मंच दिया और सभी की, जिसको कहते हैं, टैलेंट को भी बाहर लाए। और पॉजिटिविटी जो आपने फैलाई लॉकडाउन में, उसके लिए आप बिल्कुल बधाई के पात्र हैं नीरज जी। तो अब मैं कहाँ थे हम मैं भूल गई हूँ कि मैं क्या बताता हूँ, पूछा मैं गया बताता था। हूँ, मैं बताता हूँ। आदरणीय वाजपेयी जी इतने सहज, सुलभ और सरल व्यक्तित्व हैं। मैं जब जब आपसे मिलने के लिए गया, मैं शुरू में मैं इसलिए जानता था कि ये आकाशवाणी के बड़े अधिकारी हैं और ये जानते थे मैं आकाशवाणी का कलाकार हूं। लेकिन मैं जब जब इनके पास गया, इन्होंने इतने प्यार और आदर के साथ मुझे बिठाया और चाय पिए बगैर नहीं आने दिया। मैं आभारी हूं और मेरे लिए बड़ा सौभाग्य होगा कि आप इस मंच पर आएं और मैं आपसे बातचीत कर सकूं। मैं आपको फोन करूंगा जरूर। तो अब बताइए, आप हम थी, आप सुनाने वाली थी कुछ चीज। तो आज मैं सबसे पहले जो लोक गायन में मुखड़े सुना रही हूँ। एक जमाना था जब बारात में सिर्फ पुरुष जाया करते थे, महिलाएं घर पे रहती थी, और बहुत हर रस्म के गीत होते हैं। तो जब बारात जाती थी तो घोड़ी गाई जाती थी, और घोड़ी के गीत अभी कहीं सुनने को नहीं मिलते। तो आइए मुखड़े मुखड़े गाते हैं, दो तीन पुरानी घोड़ी के गीतों को याद करते हैं। ले चल किनारे किनारे ओ घोड़ी, ले चल किनारे किनारे, ले चल किनारे किनारे ओ घोड़ी, ले चल किनारे किनारे। गंगा की घोड़ी ले चल किनारे किनारे
घोड़ी ले चल किनारे किनारे, बाबा लाए सजा सजा के घोड़ी बना, दादा लाए सजा सजा के घोड़ी, दादी रानी के प्यार बने, करो ना देरी समय अब हो रहा, ससुराल घर जाने का रे, सजीली घोड़ियां ठुमकारों से चलती आई, नशीली घोड़ियां ठुमकारों से चलती आई, नशीली घोड़ियां ठुमकारों से चलती आई। तो ये एक गीत था घोड़ी हमारे का। यशपाल जी कह रहे हैं कि बिना माइक्रोफोन के गाइए, यही एक बार बिना माइक्रोफोन के हो जाए। हाँ जी, आइए। और दूसरा जो गीत मैं ले रही हूँ वो ले लेते हैं। घोड़ी सज कर आ गई है, घोड़ी सज कर आ गई है, धीरे धीरे चले रे बारात, हरियाला मेरा लाडला, दादी लुटाए मोरे अशरफी, नानी लुटाए मोरे अशरफी, दादा चले रे बारात, हरियाला मेरा लाडला, हो नाना चले रे बारात, शहजादा मेरा लाडला। तो ये वाला जो गीत है ये मैंने बिना उसके गाया, और एक एक ही अंतरे ले रही हूँ क्योंकि इस तरह के गीतों में नॉर्मली सिर्फ रिश्ते चाचा ताऊ ये सब लगते जाते हैं, रिपीटेशन चलती है हर अंतरे की। तो ये मैंने आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए कि ये एक रस्म है जिसके गीत वाकई में सुनने को नहीं मिलते। तो एक तो ये गीत था, और इसके अलावा जो शादियों में गाए जाते हैं, अब कुछ मजेदार ले लेते हैं। और दादरे के बारे में बताना चाहूंगी। और संजय पॉल जी कुछ घोड़ी के रिश्तेदारों के हाँ। नाम, संजय पॉल जी से एक लोग वो कहते हैं, एक मिनट मैं बता दूं, घोड़ी तो श्याम सुंदर जी है साजे, घोड़ी तो राधा रमण जी है साजे, बाबा बने के बने हैं बाराती, ताऊ बने हैं बाराती, दादा महारानी की सजी है पाल की, ताई महारानी की सजी है। भाई मुझे गाना नहीं आता। ये एक मिनट माइक्रोफोन खोल दूं आपका मैं। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि संजय पॉल जी से तो एक लोक गायन का भी प्रोग्राम रखवा सकते हैं हम, जगजीत सिंह के अलावा। तो आगे छोड़ूंगा नहीं, बढ़ते अगली बार सुना के छोड़ूंगा आप सब लोगों को संजय पॉल की। बिल्कुल बिल्कुल बीच में। तो चलिए एक बीच में मजेदार सा गाना ले लेते हैं। और मजेदार सा गाना मतलब ये कि अब ये क्योंकि गीत बहुत पुराने हैं, और जब बहुत पर्दा प्रथा थी, बहुत पर्दा था रिश्तों में, तब इस तरह के गीतों से आपस की भड़ास भी कह सकते हैं निकाली जा सकती है। कुछ ऐसे गीत जो आपस की नोकझोंक के, वो दादरे कहलाते हैं। कई तरह के गीत होते हैं, तो एक दादरा या मजेदार से गीत जिसको कहते हैं नायक नायिका के, ये गाए जाते थे। तो आइए, एक बहुत पुराना सा गीत है दादरा, जो बिल्कुल मैंने कहीं नहीं सुना था, मेरी नानी से ही सुना है। और इनफैक्ट ये मेरी मम्मी ने भी नहीं सुना था, ये मुझे नानी ने ही सुनाया। उन्होंने कभी अपने बचपन में भी कहती ये कौन सा गाना है। तो ये गाना ये है कि नायिका अपने नायक की तारीफ कर रही है, हीरोइन अपने हीरो की तारीफ कर रही है। तो देखिए कैसे तारीफ कर रही है, और विशुद्ध गांव के शब्द होते हैं। हो सकता है कोई शब्द बड़ा विचित्र सा हो, अजीब सा लगे, लेकिन ये लोक भाषाओं के शब्द और सीधे सीधे लिए जाते हैं, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। तो आइए सुनते हैं, जल्दी से करूंगी इसे पूरा। बलम शौकीना मिला मेरी गुइया, मतलब शौकीना बलम है उसका, शौकिया। बलम शौकीना मिला मेरी गुइया, कि मेरी गुइया सर पे है काली टोपी, कि मेरी गुइया सर पे है काली टोपी, जुलफिया वाला मिला मेरी गुइया, जुलफिया वाला मिला मेरी गुइया, बलम शौकीना मिला मेरी गुइया, के
नजरिया वाला मिला मेरी गैया, नजरिया वाला मिला मेरी गैया, बलम सौकीना मिला मेरी गैया, केरी गैया चाबे महोबे को पान, केरी गैया चाबे महोबे को पान, पान का शौकीना मिला मेरी गैया, पान का शौकीना मिला मेरी गैया। और अगले अंतरे सुनिएगा। केरी गुइया पहने वो मलमल का कुर्ता, केरी गुइया पहने वो मलमल का कुर्ता, बदन का गोरा में, मतलब उसका हीरो तो नंबर 1 है, उससे बेहतर तो कोई है ही नहीं दुनिया में। बदन का गोरा मिला मेरी गुइया, बलम सौकीना मिला मेरी गुइया, केरी गुइया पहने कलकतिया धोती, केरी गुइया पहने कलकतिया धोती, कमर का पतला मिला मेरी गुइया, कमर का पतला मिला मेरी गुइया, केरी गुइया पहने एड़ीदार जूते, केरी गुइया पहने एड़ीदार जूते, चाल का बाका मिला मेरी गुइया, चाल का बाका मिला मेरी गुइया, बलम सौकीना मिला मेरी गुइया। तो ये क्या दादरा बात था। है। इस तरह के हाँ। बड़े सारे गाने मजेदार। एक मिनट, ये अच्छा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये गुइयां क्या होती है? आप म्यूट हो गए। हाँ, अब आ रही आवाज। मैं पूछना चाहता हूँ, दोबारा पूछ रहा हूँ आपसे, ये गुइयां क्या होती है? गुइयां गुइया मतलब सखी, सहेली, महिला, और गुइया मतलब अरबी, खाने वाली। तो ये बुंदेलखंडी में कहा जाता है गुइया। संजय पॉल जी लिख रहे हैं, दादरा दो अर्ध मात्राओं में ताल जिसमें केवल एक आघात होता है और एक प्रकार का गाना, संगीत में एक प्रकार का चलता गाना। संजय भाई छोड़ूंगा नहीं, अगले प्रोग्राम में दादरा भी सुनूंगा और लोकगीत भी सुनूंगा। जल्दी आ रहे हैं संजय भाई हमारे प्रोग्राम में। अच्छा, मधुकर पांडे लिखते हैं, आज के महानगरीय सामाजिक जीवन से कहीं दूर धरती की सोंधी सुगंध लिए ये गीत किसी संपदा से कम नहीं है। वाह भाई पांडे जी, क्या खूब लिखा आपने। इनको इस प्रदूषित जनजीवन से बचकर संरक्षित रखना बहुत ही बड़े साधुवाद का पात्र है। ये आपको साधुवाद जा रहा है। और पांडे जी ने बहुत अच्छा लिखा है, मधुकर पांडे जी ने। यशपाल सिंह यश जी लिख रहे हैं, वाह वाह तृप्ति जी। और प्रीति त्रिपाठी लिख रही है, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, थैंक यू वेरी मच प्रीति जी, आप इसका भाग बनी और मुझे बहुत आनंद मिल रहा है आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं उनसे भी और आपकी उपस्थिति से भी। इतने सारे दोस्त हमारे जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में। उदय संग्राम लिख रहे हैं, ये खुद भी बहुत अच्छे सिंगर हैं और उनकी पत्नी जॉयता दत्ता भी बहुत अच्छी सिंगर हैं। कमर का पतला मिला मेरा गुइया, कमर का पतला मिला मेरी गुइया, आजकल इसे कहते हैं सिक्स पैक्स। ये तो इन्होंने कमाल की बात लिख दी। तो जवाब दीजिए इनको आप। आजकल के जमाने में सिक्स पैक्स बोलते हैं, वो गाने में वही है कि कमर का पतला मिला मेरी गुइया, मतलब अपनी सहेली से कह रही है। ये आपने जो सुनाया, हाँ धीरज भाई आवाज इको हो जाती है, इसलिए मैं एक माइक्रोफोन बंद कर देता हूँ। सपना एहसास लिख रही हैं, नीरज सर योर एनर्जी इज ऑल्सो इलेक्ट्रीफाइंग सिमिलर टू आवर ब्यूटीफुल तृप्ति जी। वाह क्या बात है तृप्ति जी। मैं आपको बता दूं कि ये जो एनर्जी मेरे अंदर है ना इलेक्ट्रीफाइंग, ये तृप्ति जी को देखकर ही है। अच्छा, अब ये हमारे आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी लिख रहे हैं, लोक गीतों को बचाना पवित्र कार्य है। बिल्कुल, मैं आपसे इसी विषय में बात करूंगा अभी तृप्ति जी। और भारत भूषण शर्मा जी लिख रहे हैं, नीरज जी नमस्कार, तृप्ति जी नमस्कार।
और संजय पॉल ही लिख रहे हैं, फोक म्यूजिक इज डाइवर्स बिकॉज ऑफ इंडियाज वास्ट कल्चर डाइवर्सिटी, इट हैज मेनी फॉर्म्स डिपेंडिंग अपॉन रिलीजन, फॉर एग्जांपल भांगड़ा, लवाणी। हाँ, ये तो आपने अंग्रेजी में लिखा, वो पहले आपने हिंदी में लिखा था। मैं आपका कायल हूँ संजय भाई, और मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। अगली बार जब आप आएंगे ना प्रोग्राम में रिदम बाय नीरज पर, तो आपसे ये सब सुनूंगा भाई साहब मैं। आप फंस गए ये लिखकर अब। अच्छा दीप्ति जी, आप जो ये इतनी बढ़िया जो आप सुना रही हैं, ये खजाने में से मुझे पुराने बचपन के दिन याद आ गए। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं हमें कहा छंद याद कर लो, छंद। हमने छंद याद कर लिया जी। तो एक वहाँ थी बुजुर्गवार महिला थी, वो कहती हैं कि छंद सुनाओ। और मैंने कहा नहीं, छंद मुझे याद नहीं है। कहले नहीं, सुनाओ। तो हमने सुना दिया, छन पकाऊं छन पकाऊं छन पकाऊं, गिन्नी हम अपनी को ले चले, तुम काहे को ठिन्नी। बड़े गुस्सा किया उन्होंने मुझ पर, बहुत ही गुस्सा किया। और ममता किरण जी भी जुड़ गई हैं, बहुत अच्छा चल रहा है कार्यक्रम, थैंक यू वेरी मच। आदरणीय, आप आ गई, वाजपेयी जी आ गए, मुझे ऐसा लग गया जैसे मेरे मनमानी मुराद मिल गई। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच। संजय पॉल कहते हैं नेकी और पूछ पूछ। संजय भाई, आपका इन्हीं चीजों पर एक अलग प्रोग्राम होगा, बिल्कुल तैयार हो जाइए अब आप। और सपना एहसास लिखती हैं, बिल्कुल बचपन के दिन याद आ गया, यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सादर नमस्कार, ममता किरण जी को नमस्कार कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि ये जो खजाना आपके हाथ लगा, ये खजाना कहाँ से लगा, ये बताइए। जी, एक्चुअली मेरी परवरिश जो है वो पुराने इंदौर की है। आज भी मोहल्ला कल्चर, हमने कभी अंकल आंटी नहीं कहा हमारे पड़ोसियों को, आज भी चाचा ताऊ। आज भी जो मेरे भाई बंधु वहाँ दो चार रह रहे हैं, आपस के पड़ोसी सारे चाचा ताऊ ही हैं वहाँ पे। और वो वहां पर इस तरह का कल्चर था कि वहां पर बहुत ज्यादा इस तरह के हुआ करते थे गीत भजन। और हमारे खुद का जो, क्योंकि मेरे हमारा बहुत बड़ा घर था, जिस घर में हम सेकेंड ईयर में उस घर से हम दूसरे घर में आए हैं, तो जहां मेरी परवरिश हुई अपने आप में बहुत बड़ा घर था। हमारे घर में कृष्ण मंदिर था बाहर। और जो मेरे परबाबा थे वो वैद ख्याली राम जी द्विवेदी, उनके 4 बेटों के नाम भी कृष्ण के नाम पर थे। और एक बहुत बड़ा कृष्ण मंदिर उस घर में, हवेली नुमा घर था वो। तो वहां पर सारे आयोजन उस मोहल्ले के पूरे हमारे यहीं हुआ करते थे, हड़ताली तीज हो या जन्माष्टमी हो। तो जैसे मैं अपने आप को बहुत नास्तिक मानती हूँ, मेरा बहुत मन नहीं है पूजा पाठ की ओर, लेकिन एक माहौल मिल जाता है किसी बच्चे को। तो घर में ही मंदिर था, तो रोज पंडित जी आ रहे, रोज पूजाएं चल रही हैं, रोज ये, तो वो सब हमने देखा। और जब पूजा होती थी तो उस जमाने में भी जब मम्मी लोग थे, तो आज से 30-40 साल पहले वही माहौल था कि भाई हर बार बुलौए होते थे। बुलौआ वर्ड आजकल होता है, पुराने जमाने में तो वो कि भाई आज इसके घर है, आज इसके यहाँ भजन है, ये तो ये चीजें बहुत चलती थी। तो ये गाने मैंने वहां से सीखे, मेरी ताई जी से, मेरी चाचियों से, मेरी नानी भी इंदौर की है, मेरी मौसियों से। तो एक विरासत ही है, और इंटरेस्ट था तो सीखे। और गाते भी थे साथ में बैठ बैठ के, बच्चियां जैसे गुनगुनाती हैं मोहल्लों में, हम बिल्कुल उसी तरह बड़े हुए। तो वो माहौल सारा हमें मिला, तो शायद ये इंटरेस्ट भी जागा। और इसके बाद मेरी नानी से मैंने सबसे ज्यादा लोक गायन सीखा। और जब इसको मैंने मूर्त रूप देना शुरू किया लास्ट ईयर कि मुझे इनकी धुनें संरक्षित करनी है, तब मैंने नानी की बहुत हेल्प ली, और नानी से ही मैंने लगभग सारे गीतों की धुन ली। और महू में एक आंटी थी, उन्होंने मुझे दिया, और इस तरह से मतलब चीजें ये चली। और अब फाइनली ये हुआ कि काफी धुने लोकगीत, और एक फिर बुक भी मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं एक किताब निकाल दूं, क्योंकि ये वाले गाने तो अब इनकी तो धुने भी हैं, कोई भी सीख लेगा। तो वो ऐसे कहते ना कि जब वो मैन प्रपोजेस गॉड प्रपोजेस, वो वाला जो है ना, भगवान रास्ता बना देता है, वो ऐसे हो गया अपने आप। तो बस ऐसे चल रहा है। आपने मुझे बताया था कि मोस्टली आपने, आपकी नानी ने ये सब चीज़ें आपको सिखाई और उनसे आपने ली। और दोस्तों, ये जो विधा है, इसको अगर हम आज ट्रांसलेट कर लें और ट्रांसफॉर्म कर दें और इसका प्रचार प्रसार कर दें, तो हमारी आज की जनरेशन तो लाभान्वित होगी ही। जैसे हम लोग सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को आज मज़ा आ रहा है। मेरी ताज्जुब है कि आज शान भाई भी सुन रहे हैं, संजय पॉल सुन रहे हैं, दिनेश शर्मा जुड़ गए मेरे छोटे भाई एम्स्टर्डम से, वो भी लिख रहे हैं।
और उदय सिंग्राम, ये सारे नामी गिरामी सिंगर हैं और ये बॉलीवुड गाते हैं और आज ये बात कर रहे हैं लोक गीतों पर, लोक संगीत पर। तो क्यों ना एक कार्यक्रम इस पर किया जाए जरूर, उसमें आप सभी लोग हों और तृप्ति जी भी हों, मजा आ जाएगा। उषा किरण जोशी जुड़ चुकी हैं, बहुत बढ़िया कह रही हैं, आपका स्वागत है उषा जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। और कौशल परमार लिखते हैं, सपना एहसास लिखती हैं बहुत आनंद आ रहा है। और कौशल परमार लिखते हैं वंडरफुल सेशन सर, अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच हमारे कौशल भाई जी। तो ये जो आपने मुझे बात बताई बहुत ही बात है, और मैं आपको आपसे अभी एक दो और इस तरह के मुखड़े या ये लोकगीत सुने बगैर आपको जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा आपको मैं बिल्कुल भी। एक तो होता है जाना और एक कहता है रोक के रखना, उसे कहते हैं जाने नहीं दूंगा। तो आप मुझे ये बताइए कि अभी आपने बातचीत के दौरान मुझे बताया था कि जैसे सरकारी प्रोग्राम हम करते हैं तो बहुत सारी बातें बोलते हैं। अभी आपने बोला वो संयुक्त ग्रुप, संयुक्त सहायता समूह, उसमें आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था जब टेलीफोन पे मेरी आपकी बातचीत हो रही थी, पारिवारिक समझाइश केंद्र। समझाइश, ये क्या है समझाइश, ये बताएं आप। चाहती हूँ पुलिस स्टेशन के पैरेलल एक और चीज चलती है जब पारिवारिक झगड़े पुलिस स्टेशन तक पहुंचते हैं, और वो जो पैरेलल कमेटी होती है वो पारिवारिक सुलह समिति या पारिवारिक समझाइश केंद्र के रूप में जानी जाती है, जहां पर हम जैसे लोगों को एक कमेटी के रूप में बुलाया जाता है कि हम इन मामलों को पुलिस एफआईआर ना होने दें, बिठाकर दोनों पक्षों को समझाएं ताकि परिवार ना टूटे। उसके अलावा मैं तहसील स्तर पे, जो कि महू तहसील है, तो एसडीएम के अंडर बनती है, तो मैं शुरू से रही हूँ इस तरह की कमेटीज में। तो काफी लंबे समय मेरा टेन्योर रहा। हम लोग सुलह अधिकारी कहा जाता था, तो सुलह अधिकारी के रूप में हम लोग बैठा करते थे, और मंगलवार को जनरली जो एक रूटीन होता है, जन सुनवाई होती है उस दिन कलेक्टर ऑफिस में, ऐसे ही यहाँ तहसील में हर विभाग में होती है। तो वो जो जन सुनवाई हुआ करती थी उसमें हम लोग एक अलग रूम में, जो हमारे 4-5 मेंबर्स थे, तो इस तरह के जो केसेस होते थे, तो मेनली केसेस एक तो पति पत्नी के झगड़े, ससुराल के लेकर बेटी के झगड़े, उसके अलावा बुजुर्गों के झगड़े, कई बार ध्यान नहीं रखते हैं मतलब बच्चे अपने बुजुर्गों का, तो वो लोग एप्लीकेशन लेके कि भाई मेरे बच्चे मुझे खाने को नहीं, गरीब जो लोग हो रहे हैं, जो लोअर सेक्टर में, गांव में, या जो स्लम्स हैं, जो लोअर बैकग्राउंड के लोग हैं, वहां ये चीजें बहुत होती हैं, और दोनों तरह से होती हैं। मतलब जेन्युइन केसेस भी होते हैं, और कानून का गलत फायदा उठाने वाले इतने मजेदार मजेदार किस्से भी आते थे कि हम कहते थे अभी इनका करें क्या। तो ऐसे मतलब होता था। तो उस कमेटी में मैं रही हूँ, और अभी मैं बाल संरक्षण समिति में मेंबर हूँ, जिसमें हम बच्चों के लिए पॉक्सो एक्ट के लिए जानकारियां वगैरह आंगनबाड़ियों के थ्रू, क्योंकि वहां छोटे बच्चे इकट्ठे होते हैं, और वही वो एरिया है जहां पर अवेयरनेस नहीं है और इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो गुड टच, बैड टच, और ये सारी जानकारियां हम लोग देते हैं कैंप्स के माध्यम से, अपने हिसाब से आंगनबाड़ियों में बात करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, और ये जानकारियां स्प्रेड आउट करते हैं कैंप्स में। देखिए, मैं तो मोटी बुद्धि का आदमी हूं, बुद्धि मोटी है मेरी। इस समझाइश में, आप हंस रही हैं, ये आपकी समझाइश मेरी समझ में तब आएगी जब आपको किस्सा सुनाएंगे। आपने कहा था बड़े दिलचस्प किस्से हैं, आपने मुझे बताया था, आप किससे सुनाइए। उससे पहले मधुकर मिनोचा नहीं, मधुकर पांडे लिख रहे हैं बुलौआ शब्द बहुत दिनों बाद सुना, बुलौआ बोला था ना आपने, और जिसे आज की शहरी संस्कृति ने लेडीज संगीत के नाम से परिवर्तित कर दिया है। अवध, कानपुर, बुंदेलखंड आदि क्षेत्र में यह शब्द बहुत प्रचलित था, शायद ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी हो। बिल्कुल है साहब, ये मऊ की रहने वाली हैं, इंदौर की हैं और ये सुना रही हैं। तो देखिए, ये जो समझाइश समझ में आयश तब होगी जब आपको एक किस्सा सुनाएंगी। जी, मैंने बताया ना, दोनों तरह के केसेस आते हैं, मजेदार केसेस भी आते हैं और जेन्युइन भी, मतलब इतने विभत्स केसेस आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती इतने। और हमारे जो कानून व्यवस्था पर दया भी आती है कि कुछ केसेस के लिए, तो जैसे रेप केसेस हैं, आपको अक्यूज मिल गया, उसने मान लिया, फिर भी निर्भया जैसे केस में हमको 8 साल लग जाते हैं, तो ये बड़ा बुरा है।
और कुछ लोगों के लिए लगता है कि इनके जैसे राक्षसों को क्यों जिंदा रखा जाना है, उसके बाद भी अपील पर अपील। ये जो कानून बनाया है महिलाओं के लिए, इसमें जरूर मैं तो फेवर करती हूँ कि बदलाव होना चाहिए। उसके अलावा झूठे केसेस भी आते हैं कि 420 के केसेस आते हैं, या फिर जो है आपके 490 के आते हैं कि भाई, और दूसरे दहेज वाले झूठे पूरे परिवार पे, क्योंकि वो जो केस है वो जो उसमें ये है कि आप तो बस कार्रवाई, क्योंकि उसका एक नियम है कि एफआईआर करते ही अरेस्ट हो जाएंगे ससुराल वाले। तो इसमें बीच बीच में, या फिर एट्रोसिटी एक्ट आता है, SC/ST एक्ट आता है, उसका भी मतलब फायदा उठाते हैं। तो ये सारी चीजें मतलब चलती रहती हैं। तो इसमें अब ये है कि जो केस अगर हम देखें तो एक केस मैं याद करना चाहूंगी, क्योंकि उसका पति भी आया था। दैट गर्ल वाज स्टेइंग विथ हर पेरेंट्स। उसका बच्चा 4 साल का उसकी ननद ने रख लिया, बेटा। और बेटे को 4 साल के बच्चे को अपनी माँ के लिए इतना गंदा गंदा सिखाया कि वो बच्चा उनके साथ रहता नहीं था। वो लेडी मेरे पास आई कि मेरा बच्चा कोर्ट से मुझे दिला दो, लेकिन हमारे कोर्ट में बेचारी की सुनवाई हुई नहीं, तो वो SDM की कोर्ट में आई। हमने बहुत कोई, उसका पति जब आया तो मतलब ये मेरा 1-to-1 का किस्सा है, शराब पी के आया। मैंने उस टाइम अपना काम शुरू ही किया था, आई वाज न्यू टू दैट कमेटी। तो पुराने मेंबर्स को तो बोले यहाँ तो ये आए दिन का है। तो मैंने कहा सरकारी प्रीमाइसेस में कोई अगर शराब पीकर आता है तो नियम में अंदर कराओ, इसको जेल कराओ। मैंने पुलिस स्टेशन में फोन किया, पुलिस आने में कई घंटे लगे, मैंने कई बार किया क्योंकि सब जगह वही हाल है। पर मैंने किया उसको, और उसको बिठा के रखा कि तुमको अभी SDM साहब अंदर बुलाएंगे। और जब उससे मैंने बात की तो वो कहते, मैं तो मैडम, मतलब आप तरीका देखिए, मैं तो कुल्ला ही इससे करता हूँ। मैं तो उठते ही कुल्ला ही इससे करता हूँ मैडम। मैंने कहा तुम शराब पी के क्यों आए हो, मैंने तुम्हें बुलाया तो कहते मैं तो कुल्ला ही इससे करता हूँ। अब जो व्यक्ति आपसे इस तरह से बात कर रहा है वो क्या करता होगा घर पे उस महिला के साथ। वो अपने पिता के साथ रहने लगी। वो बच्चा फाइनली उसको नहीं मिला, और अभी मिला कि नहीं क्योंकि अब काफी साल हो गए, लेकिन वो बच्चा इतना बुरा बोल रहा था तो उसके लिए कोई हम ऑर्डर ऐसे नहीं निकाल सके। फिर ये कोर्ट न्यायालय में गया। अब वो न्यायालय का था तो वो हमारे अंडर नहीं रह जाता, तो हमने वो वापस न्यायालय में कि ये बच्चा वहां से आपको मिलेगा। बट इस तरह का, फिर उसके अलावा उल्टे केस भी आते हैं जो पूरी कोई महिला ने लगाया, उसके घर के सब लोग, पूरा खानदान उस पर बुरी नजर रखता है। मतलब आपको जो एप्लीकेशन आता है वो देख के समझ में आता है कि ये क्या है। बुजुर्गों के केस आते हैं उल्टे दोनों तरफ से, कहीं बच्चे खाना नहीं दे रहे, कहीं एक बुजुर्ग का केस बहुत मजेदार सुनाती हूँ। उसके ना 7 बेटे थे। बुजुर्ग आया एप्लीकेशन लेके, मेरे बच्चे 5 बच्चे, मुझे 5 बच्चे मेरी बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया, नहीं रखते ध्यान। हमने बुलाया, 2 बच्चे, 2 अच्छे हैं, 2 रखते हैं, लेकिन रहते सब साथ में ही हैं। तो मुझे तो वो घर में ना पैसा देते हैं ना खाना देते हैं। तो मैंने जब पूछा सारी चीजें, तो हमें जब उसके परिवार वाले आए तो पता चला वो गांजा पीता है, उसे रोज 100 रुपए चाहिए। और उसके जो 2 बेटे हैं अच्छे वाले, वो भी गांजा पीते हैं, इसलिए वो अच्छे हैं। वो सब मिलजुल के अपना तीनों रोज करते रहते हैं नशा। और ये 5 बेटे जो मना करते हैं, पूरा परिवार उनका पत्नी सहित आया, बोले अब बताएं मैडम क्या करें। तो अब ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे बताइए, क्या कर सकते हैं। तो ऐसे भी मजेदार मजेदार किस्से भी आया करते थे। और मार पीट के, चोटों के, ये तो मतलब महिलाओं के ऊपर अत्याचारों के तो बहुत बहुत बुरे केसेस आते थे, जो बड़ा देखकर मतलब लगता था कि हम लोग तो बहुत अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन गांव में आज भी, गांव क्या मतलब लोअर सेक्टर आप चले जाएं, मध्यम वर्गीय महिलाएं, आज भी भारत में मैं सपोर्ट करती हूँ इस चीज को कि नहीं है अच्छी हालत, हमें बहुत बहुत काम करने की जरूरत है। दोस्तों, मैं दोस्तों मैं तृप्ति जी के बारे में तृप्ति एक जी के बड़ी बारे खास में एक बात बड़ी बताता खास बात हूँ। बताता हूँ। ये कविता भी लिखती हैं, कविता भी लिखनी शुरू की। इनको एक इनके साथ दुर्घटना हो गई थी, उसके बाद बिस्तर पे पड़े पड़े इन्होंने कविता लिखनी शुरू की। और आदरणीय वाजपेयी जी के सानिध्य में उनकी जो पाठशाला कार्यक्रम होता है, कविता की पाठशाला, उसमें इन्होंने सीखी लिखनी। और उसके बाद इन्होंने ये क्रिटिक हैं, क्रिटिक के तौर पर भी लिखती हैं, कविताएं भी लिखती हैं, व्यंग भी लिखती हैं, बहुत कुछ लिखती हैं। लेकिन इन्होंने अपनी कविताओं की किताब नहीं छपवाई, लोकगीतों की किताब छपवाई। इनसे पूछते हैं क्यों? क्योंकि अभी इनसे गीत सुनने हैं ना, एक दो गीत और सुनेंगे अभी। आइए
बताइए, जवाब दीजिए, कोर्ट में मुकदमा है। जी, एक्चुअली लोकगीतों की किताब मैंने पहले इसलिए छपवाई, मेरी 2 किताबें अभी रिसेंटली मेरी एक आई है किताब कविताओं की अभी आई है 2-4 महीने पहले। लेकिन हाँ, लोकगीतों का मेरे मन में था कि मैं इनको क्योंकि धुनें मैंने सहेजनी शुरू कर दी यूट्यूब पे, तो मुझे लगा कि अब ये गीत तो मैंने सहेज दिए, पर अब ये वाले जो गीत हैं वो गीतों को कैसे, तो मैंने फिर जो है एक बुक मेरी आ चुकी है लोकलय करके, जिसमें 70 भक्ति गीतों का संकलन है। और ये वो गीत हैं जो अब बहुत ही कम सुनने को मिलते हैं। और उसमें से भी एक गीत में कई पुराने गीत ऐसे जो अपने आप में प्रसंग है, जो एक पूरा प्रसंग है, उसका पूरा गाना है, तो वो बड़े इंटरेस्टिंग से होते हैं शुरू से लेके आखिरी तक। तो इस तरह के भी कई गीत हैं, तो वो सारे गीत जितने मुझे मिल सके वो सारे, उसके अलावा जो रेयर सॉन्ग्स थे राम के, कृष्ण के, जो पुराने पुराने गाने थे, वो सारे मैंने इकट्ठे करके 70 गीतों की एक बुक निकली है। और उसके अलावा फिर मेरी नज्मों की किताब एक अभी थोड़े दिनों पहले ही आई है, और वो भी एक जिसको कहते हैं ना, एक प्रेरणा से ही आई है। और उसकी प्रेरणा रहे हैं मेरे दिवंगत पति कैप्टन आशीष मिश्रा, और यादों के पत्ते उसका शीर्षक है। और उसमें सारी किताबें, सारी जो वो है, वो यादों से ही रिलेटेड सारी जो कविताएं हैं, जो नज़्में हैं, वो हैं। तो वो भी दोनों ही किताबें कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन से आई हैं। तृप्ति जी, इससे पहले कि मैं आपसे कहूं कि आप एक दो लोकगीत और हमको सुनाइए, और मैं आपका धन्यवाद करूंगा। देखिए, ऐसा होता है, डायरेक्टर होता है ना, मेरी तरफ देखिए, आप दूसरी तरफ कैसे देख सकती हैं? मेरी तरफ देखिए। मजा नहीं आता ना, मैं बात कर रहा हूँ दूसरी तरफ देखने लगे। आप जब इधर देखती हैं तो मुझे स्फूर्ति मिलती है। सब कह रहे हैं ना, आप इलेक्ट्रीफाइंग इलेक्ट्रीफाइंग प्रोग्राम के वो प्रेजेंस हो रही है। और तो डायरेक्टर कहता है, मैं इस एक्टर का टैलेंट निकाल के लाऊंगा, टैलेंट निकाल के लाऊंगा। असल में टैलेंट निकाल के लाने वाली तो आप साबित हो गई इस प्रोग्राम में। ये हमारे संजय पॉल जो गजलें गाते हैं, दिनेश शर्मा बॉलीवुड गाते हैं, शान रमजान, राहत फतेह अली खां और बॉलीवुड गाते हैं, उदय सिंग्राम बॉलीवुड गाते हैं, इस सब फोक पे बात करने लगे। और आपके इस कार्यक्रम की वजह से एक फोक का प्रोग्राम हमें इन पर जरूर रखना है। और अभी सबको मैं कहता हूं कि आप तैयार रहें और बातचीत कर लें आपस में, सब दिनेश से बातचीत कर लें, और उसके बाद फोक प्रोग्राम की तैयारी करें, और हम लोग धमाल मचा देंगे और तृप्ति जी को साथ रखेंगे इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपकी एक पोस्ट पढ़ी थी फेसबुक पर, 3-4 दिन पहले। मैं आपसे उस पोस्ट को, इससे पहले कि आप ये लोक संगीत के दो हमें गीत सुनाएं, उसमें आपकी फोटो छपी थी और आपने अपने दिवंगत पति की फोटो छापी थी। करगिल में थे वो, उस वक्त पोस्टिंग थी उनकी वहां पर। और वो आपने लाइनें क्या लिखी थी, आपको याद है या मैं पढ़ के सुनाऊं? ऐसे याद नहीं रहती, पर एक भाव उठा कि जब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मेरी उम्र हो रही है, लेकिन जो इंसान 40 साल में चला गया, वो तो हमेशा 40 का ही रहने वाला है। उसके चेहरे पे कभी झुर्रियां नहीं है। और मैं, बिकॉज मेरे जो हस्बैंड थे, ही वॉज अ टाइगर, उन्हें रोना धोना पसंद नहीं था। तो मुझे एक वो रहा कि जब मुझे रोना होता है तो मैं अकेले में रोती हूँ, बट सबके सामने मुझे लगता है कि आप जैसा दिखाएंगे दुनिया आपको उस तरह से देखेगी। ये महिलाओं के लिए एक संदेश भी देती हूँ मैं, कि बेचारगी दिखाने की चीज नहीं होती, वो खुद से कम ओवर करने की चीज होती है। आप दुनिया को दिखाएं आप खुश हैं, तो भगवान आपको अपने आप खुशियां देगा। तो वो पंक्तियां कुछ उस तरह की थी। एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, पर ये कि हाँ, मेरे चेहरे पर झुर्रियां आ जाएंगी और तुम हमेशा वैसे ही नजर आओगे जैसे मैं कि पढ़ के तुम सुनाता दिखाई हूं, देते मैं हो। पढ़ के सुनाता हूं। दोस्तों, मैंने इनके क्रिटिक्स भी पढ़े हैं, समीक्षाएं पढ़ी हैं, कविताएं पढ़ी हैं, इनके लोकगीत सुने हैं। अक्सर मैं इनके प्रोग्राम में 3 बजे चला जाता हूं बुधवार को। लेकिन ये जो लाइनें लिखी इन्होंने, ये अद्भुत हैं। और ये इनकी लिखी हुई
सारी चीजों में से, भारी चीजों में से एक है। मैं सुनाता हूं आपको पूरी लाइन, कोई शायद याद नहीं है, इनको याद आ जाएगी तृप्ति जी को। फेसबुक की पोस्ट में इन्होंने एक तरफ अपनी फोटो लगाई हुई थी, एक तरफ अपने दिवंगत पति की फोटो लगाई हुई थी, और मैंने लिखा इसको बात, मैंने कहा ये संपूर्ण अभिव्यक्ति है तृप्ति जी, मैंने ऐसा लिखा था उसमें। इन्होंने लिखा, होंगे खिचड़ी बाल, ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी बात है। होंगे खिचड़ी बाल, दिखने लगेंगी सिलवटें। होंगे खिचड़ी बाल, देखने लगेंगी सिलवटें मेरे चेहरे पर तुम आओगे रोज वैसे ही, चिर युवा की तरह मेरे सपनों में, जैसे हर दिन दिखते हो दीवार पर टंगी तस्वीर में। और ये पढ़ने के बाद मैंने लिखा था, संपूर्ण अभिव्यक्ति है। क्या कहेंगे आप क्या बताइए? कहेंगे आप बताइए? मैं ये बस यही कहना चाहूंगी कि मैंने जैसे कुछ सीखा नहीं है इस तरह से, और मेरी कविताएं जब मैं रोज भी नहीं लिखती, जब कुछ मन में आता है मैं उतना ही, और मैं सीधी बात, जिसको कहते हैं ना सीधी बात नो बकवास, कोई विशुद्ध शब्दावली नहीं, कोई सुंदर शब्दावली नहीं, जो जैसा आया है वैसा ही लिखती हूँ और बस लिख देती हूँ, वैसे ही लिखती हूँ कविताएं। तो बस वो उस दिन ऐसे ही मन में कुछ सोच रही थी, तो मुझे आया ख्याल, मैंने किसी की पोस्ट देखी, दोनों हस्बैंड वाइफ की कोई पोस्ट देखी, जो दोनों बूढ़े हो रहे थे, कुछ लाइनें उस पे पड़ी, तो मुझे लगा कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी लेकिन कैप्टन आशीष हमेशा वैसे ही रहने वाले हैं मेरे साथ। तो क्योंकि हम कैसे स्वरूप बदलेंगे, जो हम देखते हैं हम वही रखेंगे ना। मैं उनको इमेजिन करूंगी बाल सफेद, तो मैं कर नहीं पा रही हूँ ना, क्योंकि मुझे नहीं पता वो कैसे दिखेंगे। तो बस उसी भाव को लेके मैंने उस दिन वो लिख दिया। और मैं नॉर्मली पिक्चर्स भी बहुत रेयर डालती हूँ जब कविता से कंसर्न होती है, कुछ लोग हर पिक्चर हर कविता के साथ डालते हैं, मैं नहीं डालती हूँ। लेकिन जब कभी किसी कविता में लगता है कि हाँ पिक्चर होना चाहिए, तब फिर मैंने वो पिक्चर डाले। कि मेरी एक फोटो अभी थोड़े दिनों पहले ही कुछ हम लोग ऐसी ली थी, तो वो काफी मिच्योर सी लग रही थी, तो वो फोटो, और इनकी एक ये चाइना गए थे, ये वो वाली फोटो थी, तो बस डाल दी मैंने। आपकी इन लाइनों के लिए बहुत सारा प्यार, आशीष, अनुराग और सम्मान मेरी ओर से। अब आपको अब आपको अपना वादा पूरा करना है, फरमाइश पूरी करनी है। आपको कुछ गीत सुनाने हैं, लोकगीत। इससे पहले कि हम सभी अपने जितने लोग जुड़े हैं उनका सम्मान से उनको नमस्कार करें। दोस्तों, अब ये दो कम से कम लोकगीत सुनाएंगी आप लोगों के लिए। आप सुनिएगा, और इस प्रोग्राम को जितना आप शेयर करेंगे, ये लोकगीत, इनके विचार पूरी दुनिया में फैलेंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, तृप्ति जी तृप्ति सुनाइए, सब जी बैठे इंतजार कर रहे सुनाइए, हैं। सब बैठे इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ रिदम बाय नीरज में बहुत सारे जो है सिंगर्स हैं, बॉलीवुड सिंगर्स हैं, तो कुछ ऐसे बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं जो लोकगीतों से लिए गए हैं, या लोकगीतों में थोड़ा बहुत फेरबदल करके उसको फिल्मी सॉन्ग बना दिया गया है। तो आइए एक बड़ा पुराना गाना, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, जो गाना है उसका ओरिजिनल लोकगीत मैं आपको सुनाती हूँ। और ये मेरी नानी ने मुझे जिस दिन सुनाया, नानी को पता ही नहीं था कि ये गाना फिल्म में आ गया। मैंने कहा अरे नानी ये गाना तो ऐसे थोड़ा बदल के, बोले मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने मुझे इसका पूरा वर्जन जब सुनाया, तो थोड़े बहुत शब्दों का फेरबदल करके ये फिल्म में ले लिया गया था। तो वो ओरिजिनल सॉन्ग बड़ा इंटरेस्टिंग है, आइए सुनेंगे उसको। नजर लागी राजा तोरी बगिया में, नजर लागी राजा तोरी बगिया में, जो मैं होती राजा बेला चमेलिया, जो मैं होती राजा बेला चमेलिया, महक रहती राजा तोरी बगिया में,
नजर लागी राजा तोरी बगिया में, जो मैं होती राजा गोरैया चिरैया, जो मैं होती राजा गोरैया चिरैया, चहक रहती राजा तोरी बगिया में, चहक रहती राजा तोरी बगिया में, नजर लागी राजा तोरी बगिया में, जो मैं होती राजा कारी कोयलिया, जो मैं होती राजा कारी कोयलिया, कुहुक रहती राजा तोरी बगिया में, कुहुक रहती राजा तोरी बगिया में, नजर लागी राजा तोरी बगिया में, जो मैं होती राजा बन की हिरनिया, जो मैं होती राजा बन की हिरनिया, फुदक रहती राजा तोरी बगिया में, फुदक रहती राजा तोरी बगिया में, नजर लागी राजा तोरी बगिया में। तो ये एक ओरिजिनल वर्जन था नजर लागी राजा तोरी बंगले पर। तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं, जैसे एक मैं ससुराल नहीं जाऊंगी वाला जो था, वो भी एक तरह का डोला गाया जाता है जब बेटी विदा होती है, तो वो था। और इसके अलावा और सारे कुछ गाने तो एज इट इज ही उठा लिए गए हैं, जैसे एक दादरा है, कोठे ऊपर कोठरी मैं तुझ पे रेल चढ़ा दूंगी, और ऐसे बहुत सारे गाने हैं। एक बन्नो तेरी अखियां सुरमेदानी, ऐसे कई गाने मुझे याद आ रहे हैं जो लोकगीत हैं और फिल्मों में भी इनका प्रयोग किया गया है। और इसके वो अलावा भी हाँ इसका भी एक कुछ है, वो जो वो जो पान खाए पान सैया खाए सैया हमार। हमारों ने, ये तो एक गाना लोकगीत के स्वरूप में लिखा गया, इसका मुझे कोई लोकगीत नहीं मिला वैसे, अच्छा या अच्छा, तो जितनी फिर मेरी आप सुनाइए जो जानकारी है। लोकगीत से ताल्लुक। लोकगीत से ताल्लुक। जी, तो लोकगीत के जो है ये लिख रही हैं आराधना तिवारी जी, नानी के सिखाए लोकगीत को सुनाने के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, सपना एहसास जी जो हमारे देश की बड़ी जिसको कहते हैं जिंदा दिल और बहुत ही शायरा अपने आप में एक बिंदास शायरी ये करती हैं, उसके लिए जानी जाती हैं, आज पूरे शो में बनी हुई हैं, और जितने लोग जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए। और इस तरह के गीत में एक गाना मैंने आपको कहा था प्रसंग का गाना, तो एक लोकगीत मैं आपको सुना रही हूँ जो अपने आप में प्रसंग है, और ये एक तरह की लाचारी है। लाचारी मतलब देवी के ही गीत होते हैं, और जब देवी के गीत खत्म करने होते हैं तब ये गीत जो है गाए जाते हैं। तो एक प्रसंग है, प्रसंग आपको पहले सुनाती हूँ, छोटी सी कहानी है। कहानी ये कि एक बार राम भगवान को डाउट होता है कि ऊपर विंध्याचल पर्वत पर देवी रहती भी है कि नहीं। तो वो हनुमान जी को भेजते हैं, बोलते हैं जाओ देवी को निमंत्रण दे के आओ अयोध्या आने का। हनुमान जी जाते हैं और एक चिट्ठी लिखते हैं देवी के नाम पर। तो चिट्ठी जब देवी को पहुंचती है तो देवी हंसती है, देवी कहती है चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी, ऐसे ही बुला लेते, मैं आ जाती। हनुमान जी आके ये राम जी से कह देते हैं कि भाई ऐसा है कि वो तो कह रहे थे कि चिट्ठी लिखने की, बोले इतनी फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत थी। तो हनुमान जी को अब राम जी कहते हैं कि देवी ऐसे तो आएंगी नहीं, तो ठीक है उनको शेर पे आएंगी देवी हैं तो जाओ जंगल से एक शेर ढूंढ के लाओ, उस पे बिठा के ले आओ देवी को। अब होता ये सब भगवान की देखिए कैसी लीलाएं कैसी हैं, कैसे ये पौराणिक प्रसंग बन जाते हैं। तो हनुमान जी को कहीं जंगलों में शेर नहीं मिलता, हनुमान जी आगे फिर कहते हैं मुझे कहीं शेर नहीं मिला। अब वो फिर देवी तक ये खबर जाती कि शेर नहीं मिल रहा भाई, तो आपको कैसे, तो देवी कहती कोई बात नहीं, अरे उसमें क्या, मैं अपने शेर से आ जाऊंगी, मैं अपने व्हीकल से आ जाऊंगी वो अपने शेर पे, लेकिन देवी के होते हैं 7 शेर, एक के बदले देवी जब लरजते गरजते 7 शेरों के साथ जब आती हैं तो सारे अयोध्या वासी डर जाते हैं। और जब वो डरते हैं तो राम जी कहते हैं कि भाई ये तो देवी है, माँ जगतारिणी है, और ये सबको आशीर्वाद देने के लिए आई हैं, तो तुम लोग डरो मत। तो इस पूरे प्रसंग पर एक गीत है, और आप संवादों का तारतम्य देखिएगा, कहीं भी ये बोर नहीं करता, बहुत ही सुंदर ये गीत है। तो आइए सुनते हैं, और ये लाचारी बड़ी वैसे प्रसिद्ध भी है, लिख लिख पतियां भेजी राम ने, तो आइए सुनते हैं। लिख लिख पतियां भेजी राम ने, तुम दुर्गा चली आओ माए मैया,
तुम दुर्गा चली आओ हो माय। काहे के कारण मैया पति लिख भेजी, पति मतलब लेटर। काहे के कारण मैया पति लिख भेजी, काहे ना भेजा बुलाए हो माए मैया, काहे न भेजा बुलाए हो माय। दर्शन खातिर मैया पति लिख भेजी, दर्शन खातिर मैया पति लिख भेजी, परखन भेजा बुलाए हो माए मैया, परखन भेजा बुलाए हो माय। अब राम भगवान कहते हैं हनुमान से, जाओ मेरे भैया लंगुरवा, जाओ मेरे भैया लंगुरवा, एक सिंह ले आओ माय मैया, एक सिंह ले आओ माय। अरबत ढूंढू मैया पर्वत ढूंढू, अरबत ढूंढू मैया पर्वत ढूंढू, एक सिंह ना पाए हो माए मैया, एक सिंह ना पाए हो माय। एक घड़ी को गई जग तारन, एक घड़ी को गई जग तारन, सात सिंह ले आई हो माई मैया, सात सिंह ले आई हो माय। सिंघाचढ़ मैया, सिंघाचढ़ मैया गरजत आई, सिंघाचढ़ मैया गरजत आई, डर पे नगर के लोग हो माए मैया, डर पे नगर के लोग हो माय। राम जी कहते हैं, नहीं डर पो मेरे नगरी के लुगवा, नहीं डर पो मेरे नगरी के लुगवा, रक्षा करन देवी आई हो माए मैया, रक्षा करन देवी आई हो माय। और ये लाचारी की विशिष्ट लय होती है, हर लाचारी लगभग इसी लय में गाई जाती है और हो माए मैया जुड़ता है, और अंतिम दो अंतरे लगभग हर लाचारी में होते हैं। पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल, पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल, जगमग जोत जलाओ माए मैया, जगमग जोत जलाओ माय। सुमर सुमर मैया तेरो जस गाऊं, चरण छोड़ कहाँ जाऊं हो माए मैया, चरण छोड़ कहाँ जाऊं हो माय। लिख लिख पतियां भेजी राम ने, तुम दुर्गा चली आओ हो माए मैया, तुम दुर्गा चली आओ हो माय। बहुत अच्छा। अब मैं आपको एक लोक कथा मैं भी सुना देता हूँ। आपको एक लोक कथा मैं भी सुना देता हूँ। एक गांव में एक सास ने अपनी बहू को, आरसी जानती ना, आरसी, आरसी, आरसी होती है ना, उंगली में पहनते हैं और फिर वो इसमें ऐसे शीशे में देख लेते हैं शक्ल अपनी, और फिर वो सोने की होती है, बड़ी भारी होती है, वो बनवा के दी। और वो गांव गांव में जाए औरतों के सामने, हाँ ऐसी बात करे, ऐसे हुआ, ये हुआ, फलाना ढिमकाना, ऐसे करके बात करे, ऐसे करके। सुन लो मेरी बात, कोई आरसी देखे ही नहीं। वो बड़ी परेशान होगी, मेरी आरसी कोई नहीं देख रहा। तो उसको क्या सूझा, उसने रात को अपने घर में आग लगा दी, और लोग शोर मचाने लगे, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। लोग आए, कहां? तो वो आरसी को ऐसे कर, यहां 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 लग गई आग। आरसी दिखा रही है अपनी, आरसी आगे करे, कहती यहां यहां यहां। तो एक औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहती है अरे ये आरसी, ये तूने कब बनवाई? कहती कमबख्त, पहले पूछ लेती तो घर में आग क्यों लगाती। तो तृप्ति जी, आपने अपनी उंगली के अंदर जो एक पहनी हुई है बड़ी सुंदर सी, वो दिखलाएं आप जरा। ये माइक्रोफोन खोल लीजिए अपना आप, अब ऐसे नहीं, माइक्रोफोन खोल लीजिए अपना, माइक्रोफोन खोल लीजिए अपना।
अपना ये माइक्रोफोन खोल फैशन लीजिए। दोबारा हाँ, आरसी का अपना लौट गया। माइक्रोफोन खोल आरसी का लीजिए। मैं हाँ, आपको ऐसे और उपयोग बता रही हूँ। आरसी क्या है? ऐसे एक तो आरसी ऐसे में दिखाइए पहले, कांच ऐसे लगा दिखाइए होता पहले। था। ऐसे दिखाइए पहले, हाँ, ऐसे ये दिखाइए पहले। आरसी में नहीं, माइक कैमरे की तरफ, ये देखिए दोस्तों, माइक कैमरे की ये तरफ, ये आरसी है। देखिए दोस्तों, इस ये पर मैंने आरसी है। कहानी सुनाई थी। आरसी में इस पर जो मैंने कहानी पुराने सुनाई थी। जमाने की आरसी का मैं आपको बता दूं, बीच में एक कांच लगा होता था और वही आरसी खुलती थी, उसके अंदर सिंदूर रखा होता था, क्योंकि पहले महिलाएं सिंदूर का बिंदी लगाती थी। तो उस आरसी में आप अपना मुंह भी देख लें और उसको खोल लें, उसमें बहुत कम जगह होती थी, पर ये क्योंकि सिंदूर वाली बिंदी, औरतें घूंघट भी करती थी, बार बार बिगड़ती भी थी, तो उसको आरसी को देख के आप अपनी ठीक भी कर लें, और अगर बिगड़ गई है तो दोबारा लगाने के लिए आरसी को खोलें, उसके अंदर जो छोटा सा स्पेस है उसमें से सिंदूर से वापस बिंदिया लगा लें। तो ये आरसी का प्रयोग होता था। और जो बड़ी वाली आजकल इस तरह की बड़ी बड़ी चल रही है ना, ये एक कम बैक फैशन है। जो पुराने जमाने में आरसी पहनी जाती थी, उसी की ये रिंग्स वापस आई हैं लौट के। बहुत बढ़िया और बड़ा सुंदर है। दोस्तों देखिए, मैंने आपको आरसी दिखवाई जो हाथ में पहनी हुई इन्होंने, और देखिए साड़ी का रंग भी इनको बिल्कुल मैच करता हुआ है इनका। बहुत ही सुंदर इन्होंने अपने तृप्ति जी ने ये किया है। और मैं आप लोगों का सबका शुक्रगुजार हूं कि आप जुड़े, और तृप्ति जी आज जुड़ी और हमें कितनी सारी बातें बताई लोक संगीत के बारे में। और इनकी बदौलत हमारे जितने भी हमारे विदेशों में हमारे सिंगर हैं, एम्स्टर्डम में, चाहे वो शान रमज़ान हो, चाहे वो उदय सिंह राम हो, चाहे दिनेश शर्मा हो, एम्स्टर्डम वाले, और लंदन के संजय पॉल, इन सबका फोक संगीत बाहर निकल के आया। और मुझे मौका मिल गया कि मैं एक फोक संगीत पर बेस्ड प्रोग्राम इनसे कहता हूँ, इनसे निवेदन करता हूँ कि वो तैयार करेंगे और हम लोग आपके लिए रिदम बाय नीरज पे पेश करेंगे। और ये राकेश कपूर जुड़े हैं एम्स्टर्डम, यूएस से, कैलिफोर्निया में ये हैं, और कहते हैं वाह और सीधा जवाब नहीं। अच्छा जी। और दोस्तों हमारा एक और ऐप है, टर ऐप, TAR स्पेस TAR। इसको डाउनलोड कीजिए। जिन मित्रों, जो मित्र डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे, उनको नहीं मिला था, वो था TAR विदाउट स्पेस लिख देते थे। आप लोग उसको, शान भाई आप भी, उदय भाई आप भी, और हमारे एम्स्टर्डम के, यूरोप के जितने मित्र हैं, चाहे वो जर्मनी के हों, चाहे लंदन के हों, चाहे एम्स्टर्डम के हों, चाहे यूएस के हों, TAR ये ऐप है। इसको डाउनलोड करें, ग्रीन कलर का मेढक बना हुआ है, और इसके अंदर अपना नाम लिखें, मोबाइल नंबर लिखें, और अनलिमिटेड जोक सुनते जाएं। जोक्स ही जोक्स हैं इसके अंदर, आपको मजा आएगा। यू विल लाइक इट। और शान भाई कह रहे हैं थैंक्स, वाह टॉप। और अंजू जी कह रही हैं गुड नाइट। यस, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका कैसे स्वागत करूं तृप्ति जी। आप इस कार्यक्रम से जुड़ी और आपने ऐसी बातें बताई कि लोगों के अंदर का जो, वो जो था, फोक का जज्बा था, वो निकल के बाहर आ गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक आप यू कुछ वेरी कहना मच। चाहती हैं? थैंक यू सो मच, आप कुछ कहना चाहती हैं? नीरज जी। मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। इतने व्यूअर्स जुड़े, सभी का धन्यवाद। और आपके इस शो के लिए भी बहुत धन्यवाद। और आप बहुत ही, मतलब एक तो ये कि बहुत सारे ऐसे लोगों को आप सामने ला रहे हैं जो जिनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और बहुत सारी जानकारियां आपके सभी शो जो ये वाले हैं इसमें जानने को मिलता है। आप जो है रिलेटेड सारे जो लेकर आते हैं, आकाशवाणी से रिलेटेड भी हैं, आप कई कहानीकारों को भी लेकर आते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी, जिसको कहते हैं, शुरुआत है। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये शो बहुत आगे तक जाए। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों मैं कि आपको ये बताना अजीत भाई ने मुझे याद दिला दिया, जोक्स भाई नीरज भाई, कि ये जो टर के जोक्स है ना, TAR स्पेस TAR ऐप, इसको डाउनलोड करेंगे, चाहे एप्पल पे डाउनलोड करिए, एप्पल स्टोर पे, चाहे गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लीजिए। इसमें मैं हूं, सुचित्रा गुप्ता है, सविता शर्मा है, और राजीव शर्मा है। और मोस्टली जोक्स मैंने और सविता जी ने किए हुए हैं। आपको मजा आएगा जोक्स को सुन के। अनलिमिटेड जोक्स सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए। और दोस्तों मैं आपको अब बताना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं इनका धन्यवाद करूं तृप्ति जी का, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगले हफ्ते आपके सामने आएंगे एक बहुत ही वेटरन ब्रॉडकास्टर, जिनका नाम है लोकेंद्र शर्मा। ये आपको फिल्म इंडस्ट्री की वो पुरानी बातें, आकाशवाणी रेडियो की पुरानी बातें, एडवर्टाइजिंग की पुरानी बातें, इसमें अमीन साहब हैं, अमीन सयानी साहब हैं, पंडित विनोद शर्मा हैं, और फिल्म इंडस्ट्री में राइट फ्रॉम नरेंद्र शर्मा,
ज्योति कलश छलके, जिन्होंने लिखा था, और महाभारत में भी जिनका पूरा बहुत बड़ा योगदान था, उनको, और जीवन की कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे। वयोवृद्ध हैं, 80 साल की उनकी उम्र है, और मेरे से कहने लगे नीरज मैं इतनी देर बैठ पाऊंगा? मैंने कहा मैं आपका प्रोग्राम 2 पार्ट्स में करूंगा। तो अगले शनिवार को, यानी 14 तारीख को, 14 अगस्त को उनके प्रोग्राम का पहला पार्ट होगा, और 21 अगस्त को उनके प्रोग्राम का दूसरा पार्ट होगा। आप लोग जरूर जुड़िएगा। लोकेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे मुंबई से, एंड यू वुड लव टू लिसन टू हिम। यस। और मैं तृप्ति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप जी जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप जुड़ी। और आपसे, आप में एक इलेक्ट्रीफाइंग मैग्नेट है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो आप संचारित कर देती हैं, चारों ओर फैल जाता हो। माय बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। थैंक यू वेरी मच। आपकी मुस्कान बनी रहे, और आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सानंद रहें, मेरी प्रभु से ये प्रार्थना है। और दोस्तों आप भी मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, एंड सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन इस प्रोग्राम में आते रहिए, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की प्रॉब्लम नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच तृप्ति जी। तो अब थैंक मैं यू वेरी विदा मच लेता तृप्ति हूँ जी, अब मैं आप विदा सब लेता दोस्तों हूँ से। आप सब दोस्तों अगले से। शनिवार अगले शाम को 8 शनिवार बजे शाम को फिर 8 आऊंगा बजे आपके पास, फिर आऊंगा आपके लेकर अपने पास, साथ लेकर लोकेंद्र अपने शर्मा साथ को, लोकेंद्र शर्मा मुंबई को, से। मुंबई से। मुंबई से। तब तक के मुंबई लिए से। तब नमस्कार। तक के लिए नमस्कार। 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 तृप्ति जी, तृप्ति जी आप भी नमस्कार कर तृप्ति जी दीजिए। आप भी नमस्कार कर जी दीजिए। जी जी, नमस्कार नमस्कार, थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी ओके, मच। ओके, सी यू। सी यू।